नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं पांडु के चिकित्सा सूत्र के बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बताते हैं, पांडु रोग में सर्वप्रथम स्नेहन, इसके बाद में तीक्ष्ण वमन और विरेचन द्वारा संशोधन कराना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कराना है, अपन को स्नेहन कराना है, इसके बाद में तीक्ष्ण वमन और विरेचन कराना है। तो इसको क्या लिखते हैं चरक जी, देखो, तत्र पांडु आमयी स्निग्धम तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोम लोमिको। तो स्निग्धो मतलब कि स्निग्ध मतलब कि क्या है, यहाँ पर ये स्नेहन से बताना चाहते हैं। जो स्निग्धो है वो स्नेहन के लिए, यहाँ पर स्निग्ध अभ्यंग ये सब अपन करेंगे, ठीक है, उसको घृतपान वगैरह कराएंगे। तो स्निग्ध यहाँ पर इसके लिए आया है, स्नेहन के लिए आया है। इसके बाद में तीक्ष्ण ऊर्ध्व, तीक्ष्ण ऊर्ध्व मतलब क्या है, ऊर्ध्व मार्ग से अपन क्या निकालते हैं, वमन निकालते हैं। तो ऊर्ध्व में आपको वमन कराना है। और उसके बाद में अनुलोमक हो, ये जो वर्ड यूज किया है ये अनुलोमन, दैट इज नीचे के भाग से जो अपन निकालना है वो विरेचन के लिए यूज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्नेहन कराना है, उसके बाद में तीक्ष्ण वमन और विरेचन का प्रयोग करना है। कामली तो विरेचन, अपन को तो पता है कामला में अपन विरेचन सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा मानी जाती है। विरेचन अपन को कामला में कराना है। इसके बाद में यहाँ पर अपन ने स्नेहन तो कराना है, लेकिन कौन कौन से ग्रस्त से आपको स्नेहन कराना है। तो देखो, स्नेहन के लिए कौन कौन से ग्रस्त का वर्णन किया है, पंचगव्य ग्रत, महातिक्त ग्रत और कल्याणक ग्रत। कौन कौन से ग्रत है, पंचगव्य ग्रत, महातिक्त ग्रत और कल्याणक ग्रत। इसके साथ साथ और कौन से ग्रत का वर्णन किया है यहाँ पर, दाढ़ीमाद ग्रत। तो दाढ़ीमाद ग्रत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए जो वर्ड यूज किया है मूढ़वाते च शस्यते। तो और अपन ने ऐसी एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, मूढ़वात अनुलोमन। मूढ़वात अनुलोमन जो होता है वो टर्म यूज किए जाते हैं तालिश आदि चूर्ण के लिए। और यहाँ पर अपन क्या यूज कर रहे हैं, मूढ़वाते च शस्यते, वो दाढ़ीमाद घृत के लिए, ठीक है। ये बंध्या वगैरह में, बंध्या और मतलब कि वहाँ पर जो गर्भज विकार होते हैं वहाँ पर भी अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके साथ साथ और कौन से, दारवादी घृत, दारवी घृत, ठीक है, दंती घृत, द्राक्षा घृत, पथ्या घृत, कटुकाद घृत, कलियक घृत और हरिद्रा घृत, हरिद्रादि घृत, ठीक है दोस्तों। तो दाढ़ीमाद घृत बहुत इंपॉर्टेंट है। दारवी मतलब कि जो हल्दी होती है वो भी मतलब कि जो दारू हरिद्रा होती है उससे ये घृत बनेगा, ठीक है। तो दारवी घृत, दंती घृत, दाक्षा घृत, पथ्या हरितिकी का पर्याय पथ्या घृत और कटुकाद घृत के साथ साथ कलियक और हरिद्रादि घृत का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है, ठीक है दोस्तों। इसके आगे चलते हैं अपन, विरेचन। तो अपन ने देखा था तीक्ष्ण संशोधन कराना है, तीक्ष्ण वमन विरेचन कराना है। तो विरेचन अपन कैसे कराएंगे, अगर वातज पांडु रोग है तो वहाँ पर अपन को दूध के साथ साथ गौमूत्र, जो मैंने पिक्चर लगा के रखी, देखो दूध के साथ साथ गौमूत्र पिला रहे हैं वातज पांडु में। पित्तज पांडु में तीव्र चूर्ण के साथ साथ दूध का प्रयोग करना है। तो जो सुकुष्ण दूध होता है वो विरेचन के लिए सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पर तीव्र के साथ साथ अपन को दुग्ध का प्रयोग कराना है पैतिक पांडु में। और कफज पांडु में अपन को हरितिकी चूर्ण के साथ साथ गौमूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वातज पांडु में आपको दुग्ध के साथ साथ गौमूत्र का सेवन कराना है, पित्तज में तीव्र चूर्ण के साथ साथ दुग्ध का सेवन कराना है, कफज में हरितिकी चूर्ण को आपको गौमूत्र से आपको पिलाना है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद और बहुत इंपॉर्टेंट जो बताया है, गौमूत्र का अपन को कैसे प्रयोग करना है। यहाँ पर क्षीरम मूत्रम पिबेद पक्षगव्य माहिष्मेव वा, मतलब कि अपन को क्या करना है कि जो गौदुग्ध में अपन को गौमूत्र मिला के देना है, कितना, एक पक्ष, ठीक है, पक्षम पिबेद वा, ठीक है। और भैंस के दुग्ध में भैंस का ही मूत्र मिला के आपको 15 दिन तक, ये देखो पक्ष का जो वर्ड यूज किया है यहाँ पर 15 दिन के लिए किया है। तो गौ दुग्ध में गौमूत्र, भैंस के दुग्ध में भैंस का मूत्र और
गौमूत्र में त्रिफला के क्वाथ डालकर 7 दिन तक के आपको पिलाना है। तो ये जो 2 योग है वो कैसे पिलाने हैं आपको, 15 दिन तक के पिलाने हैं, और जो गौमूत्र में त्रिफला मिला के आपको पिलाना है वो 7 दिन तक के आपको पिलाना है। काय में, पांडु में। इसके बाद आगे चलते हैं, जो मृतिका भक्षण जन्य पांडु था, यहाँ पर जो चिकित्सा बताते हैं, यहाँ पर जो बता रहे हैं वो शोधन अपन को कराना है, ठीक है, तीक्ष्ण शोधन कराना है। तीक्ष्ण क्यों करा रहे हैं, यहाँ पर क्या था, स्रोतसों में अवरोध हो गया था, क्योंकि जो मिट्टी थी, मृतिका थी, वो रूक्ष गुण था उसमें, और सारे स्रोत मतलब कि अपने शरीर में रुक्षता कर दी थी और स्रोतसों में अवरोध कर दिया था। तो यहाँ पर अपन को उस मिट्टी को भी निकालना है, स्रोतसों का शोधन भी करना है। तो यहाँ पर अपन तीक्ष्ण शोधन कराएंगे। तीक्ष्ण शोधन के पश्चात अपन को यहाँ पर बल को बढ़ाना है, क्योंकि अपन ने शोधन से बहुत वीक हो जाता है इंसान। तो यहाँ पर व्यवसादि घृत और इसके साथ साथ केशर आदि घृत का भी प्रयोग करना है। व्यवसादि घृत के साथ साथ अपन को क्या प्रयोग करना है, केशर आदि घृत। ठीक है दोस्तों। इसके बाद पांडु में क्या चिकित्सीय योग अपन को यूज़ करेंगे, मतलब क्या क्या मेडिसिन अपन को यहाँ पर यूज़ करना है, देखते हैं आप। ठीक है, सबसे पहले आता है गौमूत्र के साथ साथ हरितिकी। गौमूत्र हरितिकी का वर्णन आपको कहाँ मिलता है, पांडु की चिकित्सा में गौमूत्र हरितिकी का वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ लोह भस्म, 7 दिन तक के गौमूत्र के साथ साथ अपन को लोह भस्म पिलानी है। लोह भस्म क्यों पिला रहे हैं, आयरन की डिफिशियंसी है, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है इसमें, तो अपन आयरन को एक्सटर्नली यहाँ पर दे रहे हैं। मतलब कि ऐसा तो देखो यहाँ पर आचार्य कितने मतलब कि वो थे, एडवांस थे एक टाइप से, यहाँ पर उनने लोह भस्म का पहले से ही वर्णन कर दिया है, क्योंकि आयरन की यहाँ पर डिफिशियंसी हो रही है। इसके साथ साथ नवायस लोह, देखो यहाँ पर नवायस लोह भी आ गया, नवायस चूर्ण। ठीक है, नवायस चूर्ण का भी वर्णन यहाँ पर मिल गया। इसमें टोटल 10 घटक है, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमत, तो ये तो 9 ऐसे ही हो गए। इसके साथ साथ लोहरज, तो ये 10 घटक यहाँ पर हो गए। ठीक है दोस्तों। और ये कृष्ण आत्रेय, तो यहाँ पर भी कृष्ण आत्रेय जी का वर्णन आता है। नवायस लोह किसके द्वारा दिया गया है, कृष्ण आत्रेय द्वारा, मतलब कि भीषक, मतलब कि पूजनीय है। नवायस जो चूर्ण है वो कृष्ण आत्रेय द्वारा पूजित है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। इसका अनुपान क्या है, मधु और सर्पी, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नवायस चूर्ण का अनुपान क्या है, मधु के साथ साथ सर्पी, मधु सर्पी नवायस चूर्ण का अनुपान है। जो नवायस रसायन है इसको अपन कुष्ठ में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो नवायस रसायन है ये कुष्ठ में प्रयोग करेंगे, और नवायस चूर्ण का अपन पांडु की चिकित्सा में यूज करेंगे। इसके आगे चलते हैं, शिलाजट्टू वटक, मंडूर वटक, इसको अपन को गौमूत्र 8 गुण पचेत, तो 8 गुना गौमूत्र में अपन को इसको देना है। तो शिलाजट्टू वटक और मंडूर वटक, तो देखो यहाँ पर वटक का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है अपन को। इसके साथ साथ में योगराज, योगराज सेवन काल में कुलत, काकमाची और कपोत मांस का निषेध है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो अगर यहाँ पर अपन योगराज अगर अपन को औषधि में इनको देना है, तो यहाँ पर कुलत, काकमाची और कपोत मांस इसको का निषेध बताना है रोगी को। ठीक है, इसकी मात्रा कितनी यूज़ करनी है, तो मात्रा इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू योग। तो योगराज जो अपन प्रयोग करेंगे यहाँ पर इसकी मात्रा अपन को कितनी देनी है, उदुम्बर फल मात्रा, उदुम्बर फल सम मात्रा, मतलब कि उदुम्बर के का जितना बड़ा फल होता है उतनी अपन को मात्रा देनी है। ठीक है, इसके घटक में क्या क्या आते हैं, त्रिफला, त्रिकटु, चित्रक, विडंग, एक एक भाग लेना है। शिलाजतु, माक्षिक, लोह भस्म 5-5 भाग अपन को लेना है। इसके साथ साथ 8 भाग मिश्री इसमें मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो योगराज गुग्गुल जो है वो योगराज जो है इसकी मात्रा उदुम्बर फल के समान है, और यहाँ पर अपन को त्रिफला, त्रिकटु, चित्रक, विडंग एक एक भाग मिलाना है, और शिलाजी, माक्षिक, लोह भस्म 5-5 भाग और 8 भाग अपन को मिश्री मिलानी है यहाँ पर। इसके बाद में पुनर्नवाद मंडूर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्नवादी मंडूर का भी वर्णन अपन को यहीं पे मिल रहा है। ठीक है, पांडु की चिकित्सा में पुनर्नवाद मंडूर। ठीक है, इसको क्या करना है अपन को, प्रत्येक चूर्ण, मतलब कि इसमें अपन को बहुत सारे कंटेंट्स थे, तो इतने
उत्ते का अपन ने चूर्ण बना लिया, एक एक पल करके चूर्ण बना लिया। पुनर्नवा मंडूर में पुनर्नवा होगा, सफ़ेद निशोत होगा, सोट, पीपर, मरीच, इन सबको अपन को लेके एक एक पल लेके इसका चूर्ण बना लेना है। इसको द्विगुना मंडूर का शुद्ध कपड़ छान कर चूर्ण में अपन को इसको पिलाना है। ठीक है, इसका अनुपान क्या है? इसका अनुपान तक्र है। तक्र इंपॉर्टेंट है। पुनर्नवा मंडूर यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको अपन तक्र के साथ देंगे। इसके बाद धात्र्य अवलेय। धात्र्य जो है वो क्या है? अपने आंवला, तो अपन यहाँ पर आंवला जो रहेगा वो इसका भी यूज़ करेंगे। तो धात्र्य अवलेय बना के आपको यहाँ पर यूज़ करना है और इसको अपन को पानी तल मात्रा में देना है। पानी तल दैट इज 1 कर्ष मात्रा में अपन इसका सेवन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो धात्र्य अवलेय पांडु की चिकित्सा में इसका अपन 1 पानी तल मात्रा में प्रयोग कराएंगे। इसके बाद में बीजक का अरिष्ट, बीजक जो विजय सार होता है, विजय सार की लकड़ी का अपन इसमें प्रयोग करेंगे। ये असन मतलब कि जो प्रमेय वगैरह होता है यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है, यहाँ पर भी अपन इसका यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, विजय सार की लकड़ी का प्रयोग, बीजक का अरिष्ट इत्यादि आत्रेय परिकीर्तिता, तो आत्रेय ने ये बताया है। ठीक है, तो बीजक का अरिष्ट का वर्णन आत्रेय जी ने किया है और इसको इसमें विजय सार की लकड़ी का प्रयोग अपन करेंगे। ठीक है, धात्री अरिष्ट, धात्री अरिष्ट में टोटल 2000 धात्री फल है। तो धात्री अरिष्ट में टोटल कितने आंवले हैं? धात्री अरिष्ट में टोटल 2000 आंवले हैं। इसके साथ साथ गंडो अरिष्ट, गंडो अरिष्ट का भी यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन ने चिकित्सीय योग भी पढ़ लिया, इसके चिकित्सा सूत्र भी पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कामला पढ़ेंगे।